हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेजनी तक पढ़ लिया था। देखिए, मेजनी के बारे में जान लिया था। आज हम लोग 1830 की यूरोपीय क्रांति के बारे में पढ़ने हैं, यानी कि जो 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ था उसके बारे में। तो देखिए, 1830 में यूरोपीय क्रांति, वर्ष 1815 में लुई 18वां शासन बना था। मतलब कि 1815 में जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी तब फ्रांस का राजा लुई 18वां को बनाया गया था। हाँ, और उसका 1824 में मृत्यु हो जाता है। ठीक, 1824 में मृत्यु हो जाता है तब नया सम्राट बनता है चार्ल्स दसम, जिसने चर्च की शक्ति को बढ़ाया। चार्ल्स दसम नया सम्राट का बना 1824 में, जब लुई 18वां की मृत्यु हो गई। ठीक, इसने चर्च की शक्ति को बढ़ाया, मताधिकार सीमित कर दिया, मतलब कि सिर्फ समान ही मताधिकार दे सकते थे। ठीक, फिर पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया और 25 जुलाई 1830 को ये 4 नियम बनाया। 26 जुलाई 1830 को पूरी जनता सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन 3 दिन तक चला, जिसे फ्रांस का इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। 31 जुलाई को चार्ल्स दसम भागकर इंग्लैंड चला गया। फिर बोर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया। आयरलैंड वंश की स्थापना हुई और लुई फिलिप्स को राजा बनाया गया। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं 1830 ईस्वी क्रांति के कारण। तो जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे। फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। फ्रांस में 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसे 1830 की क्रांति कहा जाता है। मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह पूरा कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह किसका कथन है? तो मेटरनिक का कथन था। ठीक, याद रखिएगा, जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह मेटरनिक का कथन है। ठीक, इस क्रांति ने चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाकारी निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया था। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया था। ठीक, तो कारण इसलिए देंगे। ठीक, अब 1800 देखिए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जुलाई 1830 की क्रांति के कारण और परिणाम लिखे। तो लोग हम कारण पढ़ लिए, कारण। अब हम इसको परिणाम देखते हैं, परिणाम क्या हुआ। तो इसका परिणाम हुआ 1830 की क्रांति का परिणाम, वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। जो वियना कांग्रेस का लक्ष्य था उसे असफल कर दिया गया। अब पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में विकास किया गया। देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया और जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया। ठीक, अगला है 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें। मतलब पहले तो 1830 में क्रांति हुआ। ठीक, फिर 1848 में क्रांति हुआ था। इसका भी कारण और परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में भी पूछा था कि 1848 का कारण क्या था। 2024 में पूछा है, जब एक बोर्ड एग्जाम में सेकंड पाली में। ठीक, तो लिखेंगे इसका कारण क्या था। ये बार बार पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिखेंगे 1848 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार। दूसरा, मध्यम वर्ग का ऊपर शासन। तीसरा, राजनीतिक दलों का संगठन का अभाव। और चौथा, लुई फिलिप्स की असफल क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया। ठीक, लुई फिलिप्स का असफल हो गया था, मतलब उसका विदेशी नीति ठीक नहीं था, क्योंकि इसने जनता से वादा किया था कि अगर वो हमारी सत्ता आ जाएगी तो तमाम जनता खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कठोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ठीक, इसके काल में भूखमरी बढ़ गई थी। इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवाकर, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए। पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक, और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया, लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया था। ठीक, 1848 की क्रांति के कारण जान गए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है। ठीक, अब हम लोग यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानेंगे। ठीक, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें तो ठीक है, देखेंगे। प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इससे यूरोप का सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता किसे कहते हैं? तो यूनान को। और जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित होता है। यह किसका कथन है? तो मेटरनिक का। ठीक, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन आदि के केंद्र बिंदु था। ठीक, इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा प्रसार
कर अपना विकास करते, मतलब पाकर अपना विकास करते थे। ठीक, इस देश से दूसरे देश शिक्षा पाकर अपना विकास करते थे, लेकिन यह खुद तरक्की नहीं कर रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। यूनान तुर्की का गुलाम बना हुआ था। ठीक, यूनान तुर्की का गुलाम बना था। तो तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हितोरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया गया था और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में कौन मारा गया था यूरोप का, तो कवि लॉर्ड बायरन। ठीक, लॉर्ड बायरन को याद रखिएगा, लॉर्ड बायरन। फिर देखिए 1823 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड तथा साथ होकर तुर्की का विरोध किया, और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुई, जिससे तुर्की की हार हुई। अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया और यूनान का राजा ऑटो को बना दिया गया। ठीक, ये पूछा जाता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में। ठीक, यूनान आज़ाद कब हुआ था, तो 1832 में। किस संधि के तहत, कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत। ठीक, अब हम लोग जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ना है। यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लिए, अब हम लोग जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पहले देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा थी, चूँकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश पे शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। ठीक, इतना लिख देंगे, मिल जाएगा 2 नंबर। अब अगला है इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब जो भी हम बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया। 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया था। 1806 ईस्वी में जर्मन राज्य का निर्माण किया था। 300 जो छोटे छोटे राज्यों में टूटा था जर्मनी, उसे 33 राज्यों में कन्वर्ट कर दिया था, जोड़कर नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, अगला बिस्मार्क कौन था, तो लिखेंगे बिस्मार्क कौन था। ठीक, लिखेंगे यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि का समर्थक था। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन किया था। प्रशा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह पराजित नहीं किया जाता है, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, और यह काम बिस्मार्क ही कर सकता है। ठीक, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। ठीक, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान था, तो लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। जब से प्रशा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी संघ को ऑस्ट्रिया की सत्ता से मिटा देना रहा था। ठीक, इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न करना पड़े। इसने रक्त एवं लौह की नीति क्या अपनाई थी। ठीक, इसका कथन था भाषण की नीति से कुछ नहीं होता, मतलब भाषण देने से कुछ नहीं होता। जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन करना होगा, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, सेना होगा तब वही जर्मनी का एकीकरण होगा। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया, जिससे सेना में उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन दिया। इसने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से मित्रता की और इसने 3 युद्ध लड़ा था। ठीक, इसने बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, तो 3 युद्ध भी लिख देंगे। पहला डेनमार्क युद्ध था। ठीक, 1868 में हुआ था। यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था। इसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। इसमें प्रशा को सोल्सविक तथा होल्सविक ऑस्ट्रिया को मिला था। ठीक, दूसरा है ऑस्ट्रिया से युद्ध। तो इस युद्ध ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हरा दिया गया था। ऐसे सेडोवा का युद्ध कहते हैं। 1867 में हुआ था। ठीक, यह युद्ध ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। कौन? बिस्मार्क। ठीक,
और फिर तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ हुआ जिससे सेडोन का युद्ध कहते हैं। ये 1870 में हुआ था, 1870 में सेडोन का युद्ध। ठीक, तो देखिए सेडोन का युद्ध, फ्रांस प्रसा का युद्ध 1870, यह युद्ध सेडोवा में हुआ था। सेडोवा में नहीं, सेडान का मैदान होगा। ठीक, सेडान हो जाएगा, सेडोवा में के मैदान में लड़ा गया था। स्पेन की राजगद्दी को लेकर इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई। अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप का मानचित्र बदल कर रख दिया था। ठीक, इसमें फ्रांस का बिस्मार्क पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिलाया और डेनमार्क पे हमला किया, फिर ऑस्ट्रिया पे हमला किया फ्रांस के साथ मिलकर, फिर फ्रांस पे हमला कर दिया। ठीक, सबको हरा दिया। ठीक, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर था, 1862 में बना था। ठीक, प्रसा का चांसलर 1862 में कौन बना था? तो बिस्मार्क बना था। ठीक, इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना का गठन करना होगा। ठीक, समझ गए कि रक्त एवं लौह का नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न, काउंट काबूर कौन था? ठीक, काउंट काबूर लिखेंगे, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस को दोस्ती कर ली और ये इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे। लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। आइए, बार बार पूछा जाता है कि काउंट काबूर ने किस तरह इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दी। तो आप यही जवाब सेम टू सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा कि यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था, राष्ट्रवादी था, काउंट काबूर के बारे में। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि काउंट काबूर कौन था, या फिर यह भी पूछा जाता है कि काउंट काबूर ने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या कैसे बनाया, तो ये भी लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, इटली के 3 बुद्धिजीवी कौन थे? तो लिखेंगे, इटली के 3 बुद्धिजीवी कौन? 3 निम्नलिखित थे। पहला मेजनी था, जिसे इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। दूसरा काउंट काबूर था और तीसरा गैरिबाल्डी था, जिसे लपलपाती हुई तलवार कहा जाता है। ठीक, मतलब इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति सहायक थे। पहला मेजनी थे, दूसरा काउंट काबूर थे और तीसरा गैरिबाल्डी थे। ठीक, और ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक था पेशे से। ठीक, आएंगे गैरिबाल्डी के कार्य को लिखें तो ठीक लिखेंगे 1860 ईस्वी तक इटली का संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली और नेपल्स के क्षेत्रों पर जोश खरोश से साथ अधिकार करने का प्रयास करता था। यह पेशे से नाविक था। कौन? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ठीक, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। जब एक सैनिक ने इसे लपलपाती हुई शब्द का तलवार शब्द का प्रयोग किया था, यह मेजनी का समर्थक था। मतलब कि गैरिबाल्डी किसका समर्थक था? तो मेजनी का समर्थक था। मेजनी के विचारों से प्रभावित था और मेजनी के सपना को पूरा करना चाहता था। मेजनी क्या चाहता था? तो मेजनी चाहता था इटली का एकीकरण हो। ठीक, इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। इन्होंने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया था और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया। अंततः अपना सारा जीता हुआ क्षेत्र विक्टर एमानुएल को सौंप दिया, जो इटली का राजा था, यानी इटली का शासक था, और खुद एक साधारण किसान का जीवन जीने लगा। कौन? तो गैरिबाल्डी। ठीक, अगला है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो लिखेंगे, जाहिर सा तथ्य है जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझाया गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था तथा रक्त एवं लौह की नीति था। विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित करना होगा। यह काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। अतः प्रसा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए योजना का निर्माण किया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। इस समस्या से हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में सपनों को पूरा किया। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। द एंड, हमारा चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, कहा कि सब्जेक्टिव में तो जो पढ़ाएं यही पूछा प्रश्न के तौर पे ही पढ़ाएं सब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक, पूरा सिलेबस समाप्त हो गया। इसका इतना ही पढ़ना था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में लिंक मिलेगा, उस पर टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF। ठीक, तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ चैप्टर 1 का। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।